हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आपका मेरे ऑनलाइन बायोलॉजी क्लासेज में स्वागत है। मेरा यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय विनोद सर। आज हम चैप्टर दूसरा पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन का अध्ययन करेंगे। लैंगिक जनन में हम जो है पुष्पीय पादप लैंगिक अध्ययन से पहले मैंने इससे पहले जो है पहला चैप्टर पढ़ाया था जीवों में जनन। उस वीडियो में मैंने लास्ट में, अगर आपने मेरी वीडियो एंड तक देखी होगी तो मैंने एक उसमें प्रैक्टिकल करके दिखाया था, एक प्रोसेस दिखाई थी और पूछा था कि इसमें किस प्रकार का जनन है। जैसे ये अंगूठा है और ये दिखाया था कि ये अंगूठा जो है जैसे कट रहा है और पुनः अंगूठा आ जाए तो यह जो है किस प्रकार का जनन है, यानी लैंगिक है या अलैंगिक है, और लैंगिक है तो उसमें किस प्रकार का है। इसमें बेटा मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमने एक प्रकार बताया था अलैंगिक जनन का, पुनरुत्थ भवन यानी रीजनरेशन। पुनरुत्थ भवन में मैंने बताया था कि इसमें क्या होता है कि कोई भी जीवधारी जितने भागों में टुकड़ों में टूटे या जितने टुकड़ों में काटा जाए उतने ही जीव बन जाए, या उसका कोई अंग टूटे, क्षतिग्रस्त टूटे तो वो दोबारा से अंग आ जाए, उसे पुनरुत्थ भवन कहते हैं। क्योंकि मैंने बताया था कि आपका प्लेनेरिया संघ प्रोटोजोआ का जंतु है। इसमें पुनरुत्थ भवन की क्षमता सबसे अधिक होती है, क्योंकि प्लेनेरिया को चाकू की धार पर अमर कहते हैं। प्लेनेरिया के हम जितने भी टुकड़े करते हैं उसके उतने ही टुकड़े अलग अलग प्लेनेरिया उस तरह से बना देते हैं, इसलिए इसे चाकू की धार पर अमर कहा जाता है। इसी प्रकार एक एग्जाम्पल छपकली। जब छपकली जो है, छपकली को जब लगता है कि उसका दुश्मन उसे कुछ हानि पहुंचाने वाला है तो अपनी वो स्वेच्छा से अपनी पूंछ को तोड़ देती है और कुछ समय बाद उन्हें पूंछ आ जाती है। इसी प्रकार ये अंगूठे वाला एग्जाम्पल भी उसी प्रकार है, और छपकली का इस प्रकार का जो प्रोसेस होता है वो पुनरुत्थ भवन के अंतर्गत कहलाता है, क्योंकि छपकली की पूंछ टूटने के बाद पुनः छपकली की पूंछ आ जाना। अब इसमें हम पढ़ेंगे पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, यानी इस चैप्टर से स्पष्ट हो रहा है कि पादपों में लैंगिक जनन भी होता है। अब तो हम सोच रहे थे कि कहीं ऐसा तो नहीं अलैंगिक जनन होता, कुछ बच्चों के दिमाग में यही आ रहा होगा कि सर कायिक जब प्रवर्धन होता है। अब हमने देखा कि पादपों में लैंगिक जनन भी होता है। अब पुष्पीय पादप हेडिंग है पुष्पीय। अब हमको ये पता होना चाहिए पुष्पीय पादप कौन से होते हैं। अगर पुष्पीय पादप हैं तो कुछ अपुष्पीय पादप भी होंगे। अब पुष्पीय पादप तो इस चैप्टर के अनुसार यानी वे पादप जिन पर पुष्प होते हैं, अर्थात क्या कह सकते हैं, पुष्प युक्त पादप, यानी ये वे पादप होते हैं जिन पर पुष्प होते हैं। अब यानी ये होते कौन से पादप हैं जिन पर पुष्प होते हैं, और जिन पर पुष्प नहीं होते वो कौन से पादप होंगे। क्योंकि जब ही हमको पता चलेगा कि पुष्पीय पादप कौन से हैं और अपुष्पीय पादप कौन से। अगर जब पता है पुष्पीय पादप पता चलेगा तब हम उनका लैंगिक जनन पढ़ेंगे। तो इससे पहले हम 11 की क्लास का कुछ आपको समझाना चाहता हूं। एक वैज्ञानिक थे आइकलर, इन्होंने सर्वप्रथम पादपों को दो भागों में विभाजित किया था। पहला था क्रिप्टोगैम्स और दूसरा था फेनेरोगेम्स। ये मैं इसलिए समझा रहा हूं तब हम इनकी खोज कर पाएंगे कि पुष्पीय पादप कौन से थे। इस टाइम शुरू से हम जो एक एक शब्द बारीकी से हम जो समझेंगे, और बराबर आप उसका नोट्स बनाइए, देखिए, क्योंकि आपके बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे।
पादपों को हिटलर ने 2 भागों में बांटा, क्रिप्टोगेम्स और फेनेरोगेम्स। अब ये देखिए क्रिप्टोगेम्स कौन से पादप थे और फेनेरोगेम्स कौन से पादप थे। क्रिप्टोगेम्स यानी इन पादपों में बीज नहीं थे, और फेनेरोगेम्स कौन से थे बेटा, इन पादपों में बीज थे। यानी बीजयुक्त पादप और बीज रहित पादप। क्रिप्टोगेम्स के अंतर्गत वे पादप रखे गए जो बीज रहित थे, और फेनेरोगेम्स के अंदर वे पादप रखे गए जिनमें बीज थे। इन्हें कह सकते बीजयुक्त, तो इन्हें कहेंगे बीज रहित। बेटा क्लियर हुआ होगा क्यों क्रिप्टोगेम्स में बीज नहीं थे, उन पादपों में, इनमें बीज थे। अब क्रिप्टोगेम्स जो थे इनको 3 भागों में बांटा, 3 इनको वर्गों में विभाजित किया। पहला था थैलोफाइट, दूसरे थे ब्रायोफाइट, और तीसरे थे हमारे टेरिडोफाइट। ये मैं 11th में आपको ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, थैलोफाइट इनके लक्षणों को करा चुका हूँ, कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं। थैलोफाइट में आपके एल्गी, बैक्टीरिया और फंजाई आते हैं, और ये मैं 11 में पढ़ा चुका हूँ, यहाँ पढ़ाने की जरूरत नहीं है। अब मैं इसलिए बता रहा हूँ क्रिप्टोगेम्स के अंतर्गत जो रखे गए, विकास की दृष्टि से बेटा एक क्वेश्चन पूछता है, विकास की दृष्टि से सबसे पहले जो पृथ्वी पर आए थे थैलोफाइट आए थे। सबसे पहले जो पादप आए थे, उगे थे, सबसे पहले पादपों का विकास हुआ तो उसमें आए थे थैलोफाइट, उसके बाद आपके आए थे ब्रायोफाइट, उसके बाद आए थे टेरिडोफाइट। अब थैलोफाइट क्या थे, यानी इन पुष्पों में, उस पादपों में पुष्प जो थे, इनमें भी पुष्प थे नहीं, पुष्प इनमें भी नहीं थे, और पुष्प इनमें भी नहीं थे, पुष्प इनमें भी नहीं थे। अब फेनेरोगेम्स में देखिए, फेनेरोगेम्स में 2 प्रकार के पादपों को रखा। पहला था अनावृत बीजी, दूसरा था बेटा आवृत बीजी। क्योंकि नाम से ही बता रहे हैं बीजी, क्रिप्टोगेम्स में बीज थे, तो इसमें आवृत बीजी और अनावृत बीजी 2 प्रकार के रखे गए। अनावृत बीजी यानी इसमें भी बीज थे, इसमें भी बीज थे। अनावृत बीजी इसलिए कहा जाता क्योंकि इसका जो बीज था वो अनावरण युक्त था, आवरण नहीं था उस पर, और आवृत बीजी उसका जो बीज था उस पर आवरण था, इसे बोला जाता था अनावृत बीजी को जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, और इन्हें कहा जाता है एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। यानी जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म 2 भागों में बांटा, अनावृत बीजी और आवृत बीजी। इन दोनों में सीड थे, नाम से ही बता रहे हैं। लेकिन अनावृत बीजी में जो था उसमें पुष्प इसमें भी नहीं थे, पुष्प केवल किसमें थे, आवृत बीजी में पुष्प केवल आवृत बीजी पौधों में थे। मैं आपको एक बार क्लियर बता रहा हूं, हिटलर ने पादपों को 2 भागों में बांटा, क्रिप्टोगेम्स एंड फेनेरोगेम्स। क्रिप्टोगेम्स में वे पादप रखे गए जिनमें बीज नहीं थे, और फेनेरोगेम्स में वे पादप रखे गए जिनमें बीज थे। क्योंकि नहीं लगाने पर मैंने गुणा का चिन्ह लगा दे, इस पर जो है सही का लगाया है। इन्हें कह सकते बीज रहे तो इनको कहेंगे बीज युक्त। अब क्रिप्टोगेम्स में वे पादप रखे गए, पहला था थैलोफाइट, दूसरा ब्रायोफाइट, तीसरा टेरिडोफाइट। क्योंकि ये मैंने 11th में पढ़ा चुका, थैलोफाइट में एल्गी, बैक्टीरिया, फंजाई रखे गए हैं। थैलोफाइट बेटा पृथ्वी पर सबसे पहले पाए जाने वाले पादप थे विकास की दृष्टि से, उसके बाद ब्रायोफाइट आए, उसके बाद टेरिडोफाइट आए। अब देखेंगे कि पुष्प
थेरोफाइट में भी नहीं थे, ब्रायोफाइट में भी नहीं थे, टेरिडोफाइट में भी नहीं थे, और न ही अनावृतबीजी में थे। केवल पुष्प किसमें थे? आवृतबीजी में। आवृतबीजी में पुष्प प्रेजेंट थे। अनावृतबीजी में हमने आपको एग्जाम्पल पढ़ाए होंगे और 11th में पढ़ाया होगा, साइकस होता है, इसमें पाइनस होता है, एफाइट्रा होता है। अब आवृतबीजी को मैं समझाने के लिए बता देता हूँ, दो भागों में बांटा था, यानी एक बीज पत्र और द्विबीज पत्र। इसमें किसको रखा गया? एक बीज पत्री पौधों को मोनोकोट और डाइकोट, एक बीज पत्र को, द्विबीज पत्र को। अब इसमें क्या था कि एक बीज पत्र, इसमें एक सीड पत्र होता है। अब हम अपनी हेडिंग पे आते हैं। हमने पढ़ा पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। जब हमने इसकी डीपली अध्ययन किया गहराई से, तो निकल के आया आवृतबीजी से हम बोल भी सकते हैं, यानी आवृतबीजी, ये भी नाम लिख सकते हैं, आवृतबीजी पादपों में लैंगिक जनन। क्योंकि पुष्प जो है केवल आवृतबीजी पौधों पर पाए जाते हैं और किसी में नहीं पाए जाते, इसलिए हम इनको पुष्पीय पादप या आवृतबीजी पादप कह सकते हैं। अब हम इसमें जो लैंगिक अध्ययन करेंगे वो पुष्पीय पादप यानी आवृतबीजी पादपों का लैंगिक जनन का अध्ययन करेंगे। अब इसमें हमें पढ़ना बेटा फ्लावर की संरचना, पुष्प की संरचना। अब पुष्प की संरचना पढ़ने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि पुष्प क्या होता है। पुष्प यानी फ्लावर। वैसे तो कोई कहेंगे कि लाल पत्ती का होता पुष्प, पीला होता, कन्नेर होता है, लेकिन साइंस में जब बायोलॉजी पढ़ेंगे तो ये कहेंगे पुष्प क्या होता है। पुष्प है जो बेटा, यह जो पुष्प रूपांतरित, एक लाइन पढ़ेंगे, पुष्प रूपांतरित प्ररोह है। एक लाइन में पुष्प क्या होता है? पुष्प रूपांतरित प्ररोह है। हम रूपांतरित जानते हैं, परिवर्तित होने वाला, रूपांतरित होता परिवर्तित, परिवर्तित। अब ये नया शब्द है प्ररोह, ये हम समझेंगे प्ररोह होता क्या है। एक एक शब्द को हमें समझना है, जिससे आगे हमारी अगली कोई कंपटीशन दें तो उसमें हमको कोई दिक्कत न हो। अब प्ररोह सबसे पहले समझेंगे ना, प्ररोह क्या होता है। चित्र के द्वारा समझाना चाहता हूँ प्ररोह क्या होता है बेटा। प्ररोह जो होता है कि पौधा है, जैसे इस पौधे के दो भाग होते हैं। जमीन से जो ऊपरी भाग होता है उसे बोलते हैं मूल या जड़, इंग्लिश में बोलते हैं रूट। जो जमीन से ऊपरी भाग जितना भी होता है उसे बोलते हैं प्ररोह यानी सूट। जमीन से जो ऊपरी भाग होता है उसको हम बोलेंगे प्ररोह यानी सूट। पुष्प का दो, पौधे का दो भागों में बटा होता है, जो जमीन से निचला भाग रूट, जमीन से ऊपरी भाग सूट, यानी मूल और प्ररोह में। अब क्या होता है, जो भी होता है ये प्ररोह का रूपांतरित भाग पुष्प कहलाता है। इतना हम समझ गए। अब प्ररोह में होता क्या क्या है, क्या क्या बनता है प्ररोह में, ये हमको एक मैथ की तरह भी समझना है। प्ररोह जो होता है इसमें कौन कौन से भाग होते हैं सूट में, ये समझेंगे। जैसे ये मूल और जो ऊपरी भाग है, इस प्ररोह में कौन कौन से भाग आते हैं। एक आपको दिखाई दे रहा होगा तना, तना प्ररोह में आता है। शाखा भी प्ररोह में आती है और पत्ती भी आपकी प्ररोह में आएगी।
पत्ती यानी पर्ण, और पुष्प भी आपका प्रौढ़ों में आता है। यानी प्रौढ़ों में देखेंगे तो क्या क्या निकल गया है, तना, तना, शाखा, पत्ती और पुष्प। यानी जो प्ररोज मिलके बनता है वो इन 4 भागों से बनता है, तना, शाखा, पत्ती और पुष्प। ये हमारे प्ररोह में आते हैं। अब अपने पॉइंट पर आते हैं, पुष्प की संरचना। हम पढ़ेंगे तो पुष्प की संरचना, पुष्प की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, ठीक है ना। यानी पुष्प की संरचना। पुष्प की संरचना पढ़ने से पहले हमको ये समझना होगा कि यानी पुष्प कैसे बनते हैं, पुष्प के क्या भाग होते हैं, कैसे होता है। हम जब पढ़ेंगे तो जो पुष्प होता है, सबसे पहले तो ये समझे पुष्प जो पौधे का जननांग भाग होता है, यानी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, इसी के द्वारा जनन होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। पुष्प को 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहले होते इसमें सहायक जननांग, और दूसरे आते हैं आपके इसमें प्राथमिक जनन अंग। अब ये देखो सहायक जनन अंग कौन से होते हैं, प्राथमिक जनन अंग कौन से होते हैं। सहायक जनन अंग में जो आपके आते हैं, पहला होता है बाही दल पुंज, और दूसरा होता है इसमें बेटा दल पुंज। इधर जो होते हैं, पहला होता आपका पुमंग, दूसरा होता है बेटा जायांग। यानी 2 सहायक और 2 प्राथमिक। टोटल हमारे फ्लावर के पार्ट्स होते हैं, ये पूछता है फ्लावर के कितने पार्ट्स होते हैं, 4 पार्ट्स, 4 भाग होते हैं, 2 सहायक जनन और 2 प्राथमिक, बाह्यदल पुंज और दल पुंज। बाह्यदल पुंज को बोलते हैं कैलिक्स, और इसे बोलते हैं कोरोला। इंग्लिश में भी साथ साथ लिख ले। पुमंग को बोलते थे एंड्रोसियम, एंड्रोसियम, इसे बोलते हैं गायनोसियम। एंड्रोसियम और गायनोसियम। पुमंग जो होता है एंड्रोसियम, ये नर जननांग होता है, नर जननांग। और यह जो होता है मादा जननांग होता है, मादा जननांग। आपका नर जननांग होगा वो पुमंग कहलाएगा यानी एंड्रोसियम, और मादा जननांग होगा वो आपका गायनोसियम कहलाएगा। जो प्राथमिक जननांग है इसके द्वारा पुष्प की संरचना, और इसके द्वारा हम जब इसकी काट देखते हैं तब ये पता चलता है कौन कौन से इसमें हमारे भाग हैं। अब हम पढ़ेंगे इसमें कि पुष्प कैसे बनता है, कि मैंने कि पुष्प की संरचना बनाई है नंबर वाइज डाल करके, किस तरह से बनाई है कि एक पुष्प की ये हमने जो है काट दिखाई है, ये पुष्प की काट है। इसमें ये जो डंठल जो दिखाई दे रहा है, यहाँ से स्टार्ट होता है। पहला जो पुष्प का जो चक्र होता है हरे रंग का, बाह्यदल बोलते हैं। इसका जो एक जो संरचना होती है, एक इकाई बाह्यदल नंबर 1। नंबर 2 पे आएंगे कि मैंने क्रम डाला है, बढ़िया से चित्र को बनाएंगे और देखेंगे। 2 है दल। अब जो बाह्य दल है इस पर ए लिखा हुआ है बेटा, बाह्य दल यानी ये बाह्य दल 1 या 1 से अधिक है। इनका जो पुंज होता है गुच्छा,
वो बाह्यदल पुंज कहलाता है। जो आपके पुष्प का पहला चक्र है, पहला उसको उसको घेरे रहता है, पहला चक्र हरे रंग का। इसी प्रकार दल एक संरचना है, दल एक से अधिक है तो दल पुंज, क्योंकि दल पुंज की इकाई जो दल होती है। पुंज मीन्स होता है गुच्छा यानी एक से अधिक, दल पुंज। तीसरा इसका जो भाग आता है वो आता है, देखिए सी में मैंने दिखाया 3 है। पहला आपका ये एक लंबी सी संरचना चलती है, परागकोश नंबर 3। तीसरा इसका जो डंठल से होता है पुंतक, यानी परागकोश को बोलते हैं एंथर, इसे फिलामेंट। इसको जो एक से अधिक पुंकेसर, इसे बोलते हैं पुंकेसर। और जब पुंकेसर एक से अधिक हो जाते तो बनता है पुमंग, पूरा पुमंग बनाते हैं, जैसे एंड्रोसियम मैंने बताया था। अब आते हैं डी पर। डी में क्या होता है बेटा कि वर्तिकाग्र, नंबर 5 पढ़िए, वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र जो होता है ये फीमेल पार्ट चल रहा है गायनेसियम का, वर्तिकाग्र होता है 5 नंबर। 6 नंबर पर इसकी जो संरचना ये कहलाते हैं वर्तिका। 7 नंबर पर अंडाशय, क्योंकि इनके बाद जैसे एक संरचना तो स्त्री के सर, एक से अधिक मिलने पर जायांग बन जाता है। ये मादा जननांग है। जायांग में स्त्री के सर के 3 भाग होते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय। अब जब हम ओवरी की संरचना देखेंगे, काट के देखेंगे, तो ओवरी में आपके एक बीजांड होगा, बीजांड में बीज होते हैं, बीजांड में जो है बीज होते हैं, बीजांड में होते बीज। अब इसके बाद जिसपे पुष्प की संरचना रहती है उसे बोलते हैं पुष्पासन। 8 नंबर है पुष्पासन, जिसपे पुष्प की संरचना होती है। 9 नंबर ये डंठल में पुष्प ब्रंथ। मैंने ये जो चित्र समझाया है इसको क्या करेंगे कि नंबर वाइज हमें याद कर लेंगे कौन सा भाग इसका कौन सा कहलाता है। A1 से कौन सा मिलके बना, A2 से B बना, B कौन सा भाग है, C1 3 और 4 से C बना, C को क्या कहते हैं, डी कौन सा है। अब हम इस तरह से भी इसे मैथ की तरह लिख सकते हैं कि यानी पुष्प A प्लस B प्लस C प्लस D। कहेंगे कि सर ने तो इसमें भी जो है मैथ लगा दिया। बेटा हमको जो ट्रिक से याद करना है, फॉर्मूला से याद करना है। यानी 4 भाग कौन कौन से हुए। ए भाग जो कहलाएगा बाही दल पुंज यानी कैलेक्स। बी भाग जो कहलाएगा दल पुंज यानी कोरोला। और सी भाग जो कहलाएगा वो कहलाएगा आपका जो है पुमंग यानी एंड्रोसियम। और जो डी भाग है आपका वो कहलाएगा जायांग यानी गायनोसियम। अब हम समझिए पुष्प के 4 भाग होते हैं, किससे मिलकर बना होता है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, यानी बाह्यदल, दलपुंज, उमंग और जायांग। अब इनकी मैं आपको इकाई बताना चाहता हूं। तो बाह्यदल की जो इकाई होती है वो कहलाती है बाही दल। बाह्यदल पुंज की जो इकाई होगी एक संरचना होती है वो कहलाती है बाह्यदल पुंज। इसे जो हम बाह्यदल पुंज जो होता है इसे बोलते हैं हम जो है सेपल। क्या बोलते हैं बेटा, बाह्यदल पुंज और दल पुंज 2 होते हैं। बाह्यदल को बोलेंगे सेपल इंग्लिश में, और इसी प्रकार दल पुंज की जो इकाई होती है दल यानी पेटल। उमंग यानी एंड्रोसियम, स्त्री केसर, स्त्री केसर। पिस्टल या कार्पल, पिस्टल। और नहीं सॉरी गलत हो गया बेटा, उमंग जो होता है इसकी इकाई को हम कहेंगे यानी पुंकेसर, पुंकेसर। स्टामेन,
स्टामेन। और जो जायांग है इसकी इकाई होती है स्त्री केसर यानी कार्पल। ठीक है ना। अब हम समझ गए, हमने जो एक एक चित्र में समझाया इसके काट में कि एक चित्र को दल बाह्य दल से सेपल यानी बाह्य दल जो होता है वो दल पुंज होता है एक से अधिक जब बनते हैं इकाई से। इसी प्रकार दल पेटल से दल पुंज बनते हैं। पुंकेसर यानी एंड्रोसियम स्टेमेन उमंग कहलाता है जो नर जननांग है। स्त्री केसर यानी जायांग, ये जो स्त्री केसर जननांग है, क्योंकि एंड्रोस मीन्स होता है बेटा नर और गायनोस मीन्स होता है मादा। ठीक है, यानी उमंग जो होता है नर जननांग और जायांग स्त्री केसर यानी मादा जननांग कहलाता है। अब मैंने इसमें पढ़ाया है, पढ़ेंगे जैसे हम पहले कि इसमें जो है नर जननांग आपका जो है जैसे आपका नर जननांग और मादा जननांग एंड्रोसियम यानी पुमंग, एंड्रोसियम इसमें बेटा होते हैं दो भाग होते हैं। एंड्रोसियम यानी पहला जो आपका होता है पराग कोश और दूसरा होता है सुतंतु यानी एंथर और इधर फिलामेंट। इसके पुमंग के दो भाग होते हैं परागकोश और पुंतक, दोनों मिलकर के ये जो पुंकेसर बनाते हैं। पुंकेसर के बाद जो पुमंग बन जाता है। परागकोश और जैसे ये हमारी संरचना हम पढ़ा रहे भी दिखा रहे इसमें ये परागकोश कहलाएगी, ये जो आपकी पुंतक कहलाती है। इसी प्रकार आपका जो है स्त्री जननांग नर मादा जननांग यानी जायांग गायनोसियम मादा जननांग, इसकी मैंने बेटा संरचना इस तरह से दिखाई है। इसके तीन भाग होते हैं। पहला होता है वर्तिकाग्र यानी पहला वर्तिकाग्र, दूसरा वर्तिका, तीसरा अंडाशय। ठीक है, वर्तिकाग्र वर्तिका और अंडाशय यानी स्टिग्मा स्टाइल और ओवरी। अब ये होते हैं जायांग के भाग। इसमें जो बेटा होता है एक ओवील यानी बीजांड और इसमें अंदर होते हैं बीज। ठीक है ना, क्योंकि ओवरी से मैच्योर होकर के फल का निर्माण होता है और बीजांड से बीज का निर्माण होता है। ये मैंने आपको जो है पुष्प की संरचना बता दी। अब चित्र के द्वारा आप जो है भाग देखेंगे कौन कौन से भाग होते हैं, मैं प्रैक्टिकली आपको समझा रहा हूँ। यह बेटा पुष्प है गुड़हल का, सब जानते होंगे गुड़हल का पुष्प है। गुड़हल के पुष्प जो होता है ये द्विलिंगी होता है, इसमें नर और मादा जननांग दोनों होते हैं। कुछ पुष्प ऐसे होंगे कहोगे सर इसमें तो पुमंग नहीं, इसमें जायांग है। वो पुष्प वे होते हैं द्विलिंगी और एकलिंगी। एक लिंगी भी होते हैं जिसमें केवल एक ही जननांग होगा, या तो नर होगा या मादा होगा। और मादा होगा तो इसमें जो आपका पुमंग नहीं होगा, और अगर ये जायांग होगा नहीं होगा तो पुमंग होगा। वो एकलिंगी होते हैं। द्विलिंगी जिसमें नर और मादा दोनों जननांग उपस्थित होते हैं। इसलिए मैं आपको एग्जाम्पल के लिए लाया हूँ। गुड़हल का जो पौधा होता है द्विलिंगी होता है और इसमें नर और मादा जननांग यानी दोनों होते हैं। आपका जो है गायनोसियम भी होगा, पुमंग भी होगा और जायांग भी होगा। जैसे मैं इस चित्र के अनुसार बता रहा हूँ, पहला जो डंठल होता है ये उससे शाखा से लगा होता है, इसे बोलते हैं पुष्प व्रंत, पेडिका पुष्प व्रंत। इसके ऊपर होता है पुष्पासन।
पुष्पासन। हमने हिंदी में संधि विच्छेद पढ़े जैसे विद्यालय विद्या धन आलय, विद्या धन आलय, ऐसे ही पुष्प धन आसन, यानी वो आसन, आसन मीन्स उठता बैठन के आप आसन ग्रहण करिए, तो आसन यानी वो आसन जिस पर पुष्प हो, पुष्प के सभी भाग हों, यानी आसन पर पुष्प के सभी भाग होते हैं, पुष्पासन कहलाता है। ये पुष्पासन बेटा फूला हुआ भाग। अब इस पर जो हरे रंग के जो होते हैं, एक जो होता है वो कहलाता है आपका बाह्यदल, और जो एक से अधिक होते तो पूरा ये बाह्यदल पुंज कहलाएगा। बाह्यदल पुंज जो आपकी ओवरी और जनांगों की रक्षा करता है, ये बाह्यदल पुंज होता है। बाह्यदल एक कहलाएगा बाह्यदल, और पूरा जो रो शाखा होती है होल, वो बाह्यदल पुंज कहलाती है। फिर आपका कलर, ये जो होता है ये कहलाता है आपका दल। एक जो है दल कहलाएगा, एक से अधिक जो होते हैं दल पुंज कहलाते हैं। ये कलर्ड होते हैं क्योंकि इनके द्वारा परागकण क्रिया होती है, और इनके द्वारा कीट और आदि जो है जंतु आकर्षित किए जाते हैं, ये दल होते हैं। अब इसमें देखेंगे कि ये ऊपर दिखाई दे रहा है, ये इस तरह से मैंने दिखाया है। यह जो ऊपर का जायंग वाला स्त्री के भाग है, यानी इसमें वर्तकाग्र है, नीचे वाला भाग वर्तिका है। अब इसमें हम देखेंगे तो इसमें ओवरी निकलेगी, अंडाशय, क्योंकि मुझे पुष्प की संरचना वो करनी पड़ेगी। अब इसमें कहेंगे सर इसमें नर जननांग का ये आपको दिखाई दे रहे हैं, इन पर लगे हुए ये होते हैं स्टेमेन, यानी पुमंग है। इन पर पुमंग के जो भाग हैं परागों पर परागकोश, और नीचे जो है पुंतक है, ये वर्तकाग्र है, इस पर ही पराग क्रिया होती है। इसमें नीचे जो है बेटा ये होती है आपका अंडाशय यानी ओवरी, ये आपका ओवरी है। अब ओवरी में जो है अंदर बीजांड होगा, उसमें जो आपके बीज होंगे। मैंने प्रैक्टिकली बहुत सही तरह से बेटा समझाना चाहा है, और कोशिश करता हूँ, आशा करता हूँ सही समझाऊंगे। एक बार आप जो इनको नाम नंबर वाले लिख करके बिना देखे लिखें, समझ में आएगा। धन्यवाद।